न वकील, न दलील, न अपील, वो दंड मिल गया, उसको आपको स्वीकार करना। फिर विभाजन थोड़ा जल्दबाजी में किया गया कि एक तरफ हम झंडा फहरा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, और दूसरी तरफ जो है कत्लेआम हो रहा है, और ढक्कन में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र चीज थी और सुअर मुसलमानों के लिए घोर पवित्र था। कितने लोग वहां पर मारे गए उस दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन, उसको रोका जाना चाहिए था। जय हिंद का जो नारा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया। तो गांधी जी ने कहा था करो या मरो, यही वाक्य लोगों को याद रहेगा। जिन्ना नहीं बाद में कहा कि हमारा धर्म अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारे त्योहार अलग है, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसी के कारण 1907 में कांग्रेस में थोड़ा विभाजन भी हुआ था। उस महिला की पीड़ा थी कि बंटवारा हुआ तो होता है, घरों में होता है, मगर आप लोग इतने बड़े नेता हो, आप लोग इस तरीके मतलब ये कि जो घटनाएं पूर्व में हुई हैं वो घटनाएं दोहराई न जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और इससे गांधी जी पूरे राष्ट्रीय पटल पर एक तरीके से आ गए हैं। वो ये चाहते थे कि केवल नरमी ही न बरती जाए। मतलब ये एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिस पर कि मैं समझता हूँ बात करने की कोई महत्व नहीं रहता है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। देश में ये हर साल 15 अगस्त के दिन हम आज़ादी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या यह आज़ादी यूं ही मिल गई थी? इस आज़ादी के पीछे न जाने कितने ही वीरों ने अपनी आहुति दे दी। कई लोग इस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान हो गए। तो आज इसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक पूरे पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली और हमारा देश आखिरकार अंग्रेज़ों के अंदर आया कैसे, जिसके लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं HNBU गढ़वाल यूनिवर्सिटी में HOD रहे, हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे सुनील कुमार जी से। नमस्कार सर। तो सर, हम जैसे आज बात करने वाले हैं कि आज़ादी जो कि आपने मुझे मना किया था, कहा था कि आज़ादी शब्द का इस्तेमाल ना करें, कि भारत अंग्रेज़ों की कैद में कैसे आया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिरकार एक समृद्ध, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था जिस देश को, वो देश इतना, उसका साम्राज्य इतना फैला हुआ था, तो वो अचानक से सिर्फ एक कंपनी के आने से कैसे उसकी गिरफ्त में आ गया। तो इस पर ज़रा हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाएं कि कैसे हुआ है। देखिए, ऐसा है मैडम कि ये जो शब्द आपने कहा आज़ादी, तो आज़ादी की भावना या स्वदेश प्रेम की भावना ये तो भारतवर्ष में सदा से रही है। और निश्चित रूप से 12वीं शताब्दी तक तो हमारी स्वतंत्रता बनी रही, इसमें कोई व्यवधान नहीं आया। मगर उसके बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी आती चली गई कि पहले हम सल्तनत काल में सुल्तानों के अधीन में हुए और उसके पश्चात जो है मुगल काल में मुगलों के अधीन रहे। और ये समझिए औरंगजेब की मृत्यु हुई है 1707 में, तब तक मुगलों के अधीन ही भारतवर्ष रहा है संपूर्ण रूप से ही लगभग। और उसके पश्चात उत्तराधिकारी उसके कमजोर हुए औरंगजेब के, तो धीरे धीरे शक्ति कम होती गई और यहाँ पर हमारे यहाँ मराठे, सिख और ये सब भी अपना अपना विस्तार कर रहे थे। तो एक तरीके से जो है धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। इसी बीच में ये घटना ये हुई थी कि यूरोप के व्यापारियों ने पूर्व के देशों से व्यापार करने की योजना रही इनकी। तो बल्कि घटना काफी पुरानी है कि 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार सौंपा कि आप जो है भारतवर्ष में जो है व्यापार कर सकते हैं। तो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ पर इन लोगों का आगमन हुआ। और भी आए, डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, ये सब, और अंग्रेज भी आए, फ्रेंच भी आए यहाँ पर। मगर अंततः जो है इनके संघर्ष होते होते अंततः जो है वो अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और इन दोनों युद्धों के परिणाम से बंगाल का जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनता में आ गया। और क्लाइव जो है वो बंगाल का एक तरीके से गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई थी ये। मगर धीरे धीरे जब हम देखते हैं 1757 से लेकर के और हमारा 1857 तक का जो 100 वर्ष का काल आता है, क्योंकि तब हमने एक आज़ादी की जो संघर्ष शुरू करा, शुद्धा का प्रथम संग्राम हुआ। इस बीच में अपनी नीतियों से, अपने छल से, अपनी विजयों से धीरे धीरे भारत का अधिकांश भूभाग जो है
वो ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता में आता चला गया। निश्चित रूप से यह है कि भारतीयों ने हृदय से इसको स्वीकार नहीं किया कि हम अधीनता के स्वीकार करें। विद्रोह होता रहे। 1806 में वेलोर में दक्षिण में सैनिकों का विद्रोह हुआ, और जगह पर भी जो विद्रोह करते रहे, अपनी भावनाओं को प्रकट करते रहे, और विभिन्न संगठन भी बनते रहे, परंतु ये भावना जो है वो चलती रही कि हमको आजादी दो देश। सैनिकों की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो सेना में भी एक ये भावना आती रही धीरे धीरे कि हमारा उपयोग करके और हमारे ही राजा महाराजाओं को हमसे ही ये पराजित करवा रहे हैं। तो ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस पृष्ठभूमि में जो है हम आ जाते हैं 1857 के लगभग। तो 1857 की क्रांति, जैसा कि आप भी जानती होंगी, कि बड़ी महत्वपूर्ण घटना भारतवर्ष में घटी है। ऐसा नहीं है कि ये क्रांति एकाएक हो गई। इस क्रांति की पृष्ठभूमि काफी समय से बन रही थी, और उसके कारण ये था कि हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारी आर्थिक स्थिति में और सैनिक स्थिति में, सब में कंपनी ने इस तरीके से हस्तक्षेप किया था। जैसे अगर हम आर्थिक स्थिति थोड़ी देर के लिए लें, तो हमारे हथकरघे थे, हमारे ग्रामोद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, हमारी कृषि थी, इनकी ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने व्यापारिक उद्देश्यों से आए थे। उन्होंने उन चीजों के उत्पादन को महत्व दिया जिनसे उनका लाभ होता था, या उनकी जो फैक्ट्रियां लगी हुई थी ब्रिटेन में, उनको लाभ मिलने वाला था। अब यहाँ पर हमारे जुलाहे हैं, हमारे किसान हैं, ये सब शोषित और पीड़ित होते हुए चले गए। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो विभिन्न योजनाओं को बना करके, और जिसमें कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आती है, तो उन्होंने विभिन्न राज्यों को, जो थे हमारे स्टेट्स थी, उनको अपने अधीन करने का प्रयास किया, और करने में सफल रहे धीरे धीरे। सतारा को, झांसी को, संबलपुर को, बहुत जगहों को उन्होंने अपने अधीनता में ले लिया। तो इस तरीके से अपने साम्राज्य को फैलाते चले गए। अवध को भी लिया उन्होंने 1856 में। अवध को लेने के पीछे इनका ये उन्होंने आरोप लगा दिया कि यहाँ पर शासन जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसको अपने लिए ले रहे हैं। मगर अवध की स्थिति एक विशेष ये थी कि वहाँ शासन सही था और जनता को पसंद कर रही थी वहां पर, परंतु इनकी इसने के कारण वहां पर जो सैनिक थे या वहां के जो लोग सेना में थे, अवध के, उत्तर प्रदेश के, उत्तरी भारत के, उनमें एक रोष की भावना है कि ये जो है ये तो उचित नहीं हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये आप निश्चित रूप से आप भी जानती होंगी कि अंग्रेजों की जो सेना का भाग रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का जो भाग रहा, उसमें अधिकांश जो है वो भारतीय ही थे। और ये भी निश्चित रूप से है कि वो भारतीय अधिकांशतः किसान थे। एक तरीके से कहें हम कि किसानों के सैनिकों के वेश में वो किसान थे। तो ये भी है, उल्लेख भी मिलता है इन बातों का कि वो ये अनुभव करते थे कि भाई हमारा उपयोग करके और ये इस तरीके से हमारा शोषण जो है वो किया जा रहा है। तो सर, आपने इन सारी क्रांतियों के बारे में बताया, लेकिन इन क्रांतियों के कोई ना कोई कारण रहे होंगे। क्यों आखिर लोगों में अचानक से ये भावना उत्पन्न हुई? क्यों जो एक तरीके से जो उनके लिए काम करने लग गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अचानक से इतना विद्रोह क्यों हुआ? देखिए, ऐसा है कि इसके कई कारण हैं 1857 के विद्रोह के, और उसमें राजनीतिक कारण आता है कि हमारी विभिन्न जो रियासतें थी उनको ये हड़प नीति के कारण जो है वो हड़पा गया। सतारा को है, संबलपुर है, झांसी है, उदयपुर है, और आपके जो बहुत सी रियासतों को इस तरीके से लिया गया। तो इसमें विशेष करके अवध के क्षेत्र को लिया गया, और अवध के ऊपर आरोप लगाया गया कि उनका शासन ठीक नहीं है, और 1856 में उन पर भी उसको भी अपने में विलय कर लिया गया। तो इन बातों से एक असंतोष की भावना बढ़ी, और इसी के साथ साथ एक सैनिक कारण भी जुड़ा हुआ जाता है। वो सैनिक कारण ये जुड़ा हुआ जाता है कि जो सैनिक इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो अधिकांशतः मूलतः कृषक थे। तो वो सैनिक कहीं न कहीं उसका परिवार या उसका कोई सदस्य या उसके भाई बहन या उसके माता पिता वो विभिन्न कार्य करते थे, विभिन्न शिल्प करते थे या खेती करते थे या कोई उद्योग करते थे, वो कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण जो है प्रभावित हो रहे थे शोषण से। तो सैनिक को ये प्रतीत हुआ कि हम इनके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विजय प्राप्त कर रहे हैं, और जहां पर ये कह रहे हैं वहां जाकर के संघर्ष करके इनके साम्राज्य का विस्तार करवा रहे हैं, परंतु हमारे परिवार जो है इन्हीं के कारण उजड़ रहे हैं। तो एक विद्रोह की भावना ये लोगों में पनपती रही। इसके साथ साथ ये भी था, जो हमारे राजा महाराजा थे उनके प्रति जनता में बड़े सम्मान की भावना रहती थी। एक तरीके से उनके ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था।
कि भाई ईश्वर के प्रति थे, उनके प्रति अपमान की भावना इन्होंने करी, तो उससे लोगों में वो आक्रोश पैदा हुआ। सामाजिक कारण भी ये था कि भाई अंग्रेजों ने हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब एक तरीके से अंग्रेजी हम लोग अंग्रेजों ने हमेशा ये कोशिश की कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हम सफेद चमड़ी के हैं, या हमारे रहन सहन का ढंग आपसे बेहतर है, हमारे खाने पीने का ढंग आपसे बेहतर है, और फिर वही कि भाई आप हमको सिखवा के जहाँ भी हम गुजरेंगे सलाम करेंगे, आप हमारे सामने घोड़े पर नहीं बैठे हुए, चाहे आपका बड़ा से बड़ा आदमी भी है, जमींदार भी है, अगर और कोई अंग्रेज जा रहा है तो अगर वो घोड़े पर है तो उसको नीचे उतरना पड़ेगा, उसको सलाम करना पड़ेगा। कई जगह पर बाद में ये ऐसी घटनाएं भी हुई कि सड़कें भी अलग अलग बना दी गई कि भाई हिंदी किस पर भारतीय चलेंगे और किस पर अंग्रेज लोग चलेंगे। तो इस तरीके की सड़कें तो बाद में नैनीताल और शिमला वगैरह में भी रही हैं। तो कहने चाहते हैं कि सामाजिक अवमानना इस तरीके से हुआ नहीं। आर्थिक शोषण का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे उद्योग धंधे, हमारी कृषि, हमारा जो एक तरीके से कहा जाता है कि हमारे करघे जो हैं उनको उन्होंने पंगु कर दिया, उनको उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया। जिसका कोई, क्योंकि वहां से मिल का कपड़ा बना होकर के आने लगा, लोगों को वो सुविधाजनक प्रतीक वालों को उसको खरीदने लगे। तो इस तरीके से आर्थिक शोषण हुआ, सैनिक हुआ, राजनीतिक हमारे राजा महाराजाओं का अपमान हुआ। तो ये सारी चीजें मिला करके एक आक्रोश बढ़ा था, और इसी आक्रोश में सबसे ज्यादा काम किया सैनिक कानून। सैनिक कानून ने इसलिए, जब एक नई राइफल लागू हुई तो उस राइफल के लिए कारतूस आए। उन कारतूसों को खोलने के पहले उनके जो टोपी लगी होती थी उसको हटाने के लिए मुंह से उनके उसके ढक्कन को हटाना पड़ता था, और उस ढक्कन में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र चीज थी और सुअर मुसलमानों के लिए घोर पवित्र था। तो ये जब सैनिकों में बात हुई तो पहले तो अंग्रेजों ने नकारा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर बाद में ये सिद्ध हो गया कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी जो है वो मिली हुई है। तो इससे सेना में एकदम एक भड़काव की बात आई कि हमारे धर्म के साथ वो करा जाए, फिर दाढ़ी रखने पर रोक, तिलक लगाने पर रोक, इस तरीके की चीजें भी हुई। तो इससे सेना में एक असंतोष की भावना पनपती गई, और ये एक बड़ा भारी कारण इस विद्रोह का बना है। इसी विद्रोह में शायद से मंगल पांडे ने जो थे उनका विद्रोह सबसे पहले, उन्होंने आवाज जो बुलंद की, एक इंग्लिश ऑफिसर पे शायद उन्होंने गोली भी चलाई। तो वो घटना ये है कि इसी के विरोध में ये घटना है, बैरकपुर की बंगाल की घटना है ये 29 मार्च के 1857 की घटना है। उस दिन जो है जब ये कहा गया कि इस तरीके से, क्योंकि आक्रोश तो पहले से पनप रहा था, वो उस कारतूस को प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता था इन लोगों को, तो तब उसको ये प्रतीत हुआ कि इसका हमको प्रतिकार करना चाहिए। तो रविवार का दिन था जब परेड के लिए सब इकट्ठे हुए, तो उसने जो है मतलब कि इसका विरोध किया, और विरोध करने में इसने अपने अंग्रेज अधिकारी को मार भी दिया। निश्चित रूप से तुरंत कोर्ट मार्शल किया गया ये करके, और अप्रैल के महीने में इसको फांसी की सजा दी गई। इस घटना से सैनिकों में एक आक्रोश की भावना थी। यद्यपि घटना बंगाल में हुई और उसमें संचार के इतने साधन नहीं थे, एकदम ये चीज आती, मैं धीरे धीरे इस घटना की सूचना जो है वो विभिन्न माध्यमों से पहुंची, और विशेष करके मेरठ में जब ये सूचना पहुंची है, मेरठ छावनी थी, तो वहां के सैनिकों में थोड़ा सा आक्रोश हुआ। तो कहा यह जाता है कि सैनिक लोग घूम रहे थे दिन, तो कुछ महिलाओं ने, स्त्रियों ने उनके ऊपर टॉन्ट किया कि तुम लोग यहाँ पर जो है घूम रहे हो इस तरीके से, और तुम्हारे भाई जो है वो जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इससे वहां पर भी भावना भड़की, और फिर मेरठ में जो ये क्रांति शुरू हुई है 10 मई को, तो इससे तो फिर एकदम एक आक्रोश की भावना आ गई, और विभिन्न स्थानों पर ये फैलती चली गई ये क्रांति। जो ये मेरठ और वहाँ से शायद से झारखंड से लेके ये पूरा यूपी का कुछ बेल्ट था, ये पूरी तरीके से अंग्रेजों से आज़ाद भी कर लिया गया एक कुछ समय के लिए। ऐसा है, अलग अलग स्थान कुछ कुछ समय के लिए आज़ाद रहे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सब जगह से एक साथ हुआ, क्योंकि अलग अलग जहाँ पे जिसको सफलता मिलती रही वहाँ पर ये चीज़ होती चली गई, और थोड़ी समय के लिए आज़ादी रही, या अंग्रेजों को छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा। तो भाई दिल्ली पे बहादुर शाह जफर को फिर भारत का सम्राट घोषित करा गया, और कहा गया भाई हम आपके अधीन रहेंगे। तो सब लोगों ने, सब झांसी की रानी ने झांसी में रहा, तात्या टोपे का रहा, इन सब का जो है सब विद्रोह रहा। को बिहार में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में विद्रोह किया। तो ये सारे विद्रोह जो है विभिन्न स्थानों पर चलते रहे, और उत्तर भारत में मुख्यतः रहे। कुछ रियासतों ने जरूर अंग्रेजों का इसमें साथ दिया है, तो उसके कारण भी अंग्रेजों को काफी कुछ सफलता मिलती रही। तो ये निश्चित रूप से ये रहा कि यदि समस्त भारत में ये फैला होता तो अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ रहने का प्रश्न नहीं होता।
पर चूंकि समझ भारत में नहीं फैला, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर फैलता रहा, तो धीरे धीरे करके अंग्रेज इस पर वापस अधिकार की बात करते चले गए। और 1858 के अंत तक आते आते जो है फिर से अंग्रेजों के पूरे उस पर जो है वो भारत पर इस तरीके जो क्रांति उनके हाथ से जो हिस्से निकले थे उन पर उनका एक तरीके से अधिकार हो गया। कुछ जैसे रियासतों के जैसे लोग हैं कि एंसेस्ट्रल जो रहे हैं, जैसे कुछ सिंधिया रहे हैं, इनके ऊपर भी कहा जाता है कि ये कभी इधर रहे कभी उधर रहे। ऐसा है कि वो पटियाला भी रहा, ये और भी कई रियासतें रही, कश्मीर रहा, तो इन लोगों ने साथ दिया उनका। अब ये कि अब जिसने उस समय साथ दिया उस पर मतलब ये अंततः चूंकि वो एक तरीके से भी तो उतना सफल नहीं हो पाए जितना हम चाहते थे, तो ये इसका कारण ये था कि भी लोगों ने साथ न दिया होता तो शायद हम सफल हो जाते, ये बात रही। तो सर इसके बाद जब डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी की हम बात करते हैं, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत में इस्तेमाल की और सफलता भी मिली, तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की उन्होंने? देखिए, आपने ये डिवाइड एंड रूल पूछा है, इसके पहले थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि 1857 के बाद स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन आया थे। परिवर्तन ये आया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह अनुभव हुआ, ब्रिटेन के राजनीतिकों को अनुभव हुआ कि भारत जैसे बड़े देश को एक व्यापारिक कंपनी के हाथों में दे रखा है हमने, और वो केवल लाभ वहाँ कमा रही है, तो ये चीज ठीक नहीं है। अगर ये विद्रोह सफल हुआ था तो इतना बड़ा भारत जहाँ से हमको आर्थिक लाभ मिल रहा है, जो भले ही कंपनी को मिल रहा था, पर किसी न किसी से प्रत्येक ब्रिटिश उससे लाभान्वित हो रहा था कि ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो पहली बात तो मुझे कि अब ये ब्रिटिश कंपनी के शासन को यहाँ से रद्द किया जाए, और इस लक्ष्य में 1858 में एक अधिनियम ला करके और ब्रिटिश पार्लियामेंट के या ब्रिटिश क्राउन के ब्रिटिश ताज के अधीन भारत को लाए वो। और उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि महारानी विक्टोरिया जिस समय थी, उन्होंने एक घोषणा पत्र भारत में भेजा, जिसको कि लॉर्ड कैनिंग ने, जो गवर्नर जनरल थे, फिर गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा, तो उन्होंने इसको पढ़ के सुनाया इलाहाबाद में, और उन्होंने कहा पूरी जनता को आश्वस्त किया कि भाई ऐसा है, जिन लोगों ने हिंसा नहीं की है उनको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, और हम आपके धर्म का, अपनी आपकी परंपराओं का, इन सब का सम्मान करेंगे, और कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। इस तरीके से जनता को शांत करने का प्रयास किया। तो ये घटा घटी। अब डिवाइड एंड रूल की जो बात आप कर रहे हैं, ये इसकी शुरुआत होती है थोड़ा बाद में, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस घटना के बाद अंग्रेजों के मन में ये आया कि भारतवर्ष में इतनी बड़ी घटना हो गई और हमको उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, तो ऐसा नहीं न हो भविष्य में। और भारतीयों के मन में भी ये भावना आई कि हमारी अगर कोई ऐसी संस्था हो कि जिससे हमको भी मालूम होता है कि भारत में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है विचार विमर्श हुए, कुछ संस्थाएं पहले बनी भी थी, तो अंततः जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, और 25 दिसंबर को बम्बई में उसका प्रथम अधिवेशन व्योमेश्वर बनर्जी की अध्यक्षता में किया जाए। तो इसका लक्ष्य ये था कि हम साल में एक बार मिले, जो हमारे पूरे देश की समस्या, पूरे देश के प्रतिनिधि मिले। पहले सम्मेलन में 72 लोग शामिल हुए थे, जो करीब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, हर भाषा को बोलने वाले थे। परंतु वहां पर विचार विमर्श अंग्रेजी भाषा में हुआ, इसलिए क्योंकि अंग्रेजी ऐसी भाषा थी जिसको सब लोग समझ और बोल सकते थे, अधिकांश लोग समझ और बोल सकते थे। तो इस तरीके से जो है ये कांग्रेस का गठन हुआ। और कांग्रेस का ये रहा कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे भारतवर्ष में, उनकी भी योगदान बहुत रहा, क्योंकि उनके मन में भी जो भावना मैंने पहले आपसे कही वो आई थी कि भाई कोई संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से हमको ये पता लगता रहे कि भाई भारत के लोगों की क्या समस्याएं हैं, और जहां तक हो हम उन समस्याओं का समाधान करते रहे, जिससे कि एक शांति व्यवस्था भारतवर्ष में बनी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी भी चाहते थे और भारतीय भी चाहते थे, और उसका परिणाम हुआ कांग्रेस का गठन हो गया। कांग्रेस प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन एक बड़े शहर में करती थी और अपना प्रस्ताव पास करते थे लोग। तो इस तरीके से ये प्रस्ताव पास करते रहे, और ये घटनाएं जो हैं इस तरीके से यहाँ पर चलती रही। तो सर, जैसे आपने बताया कि एक वक्त बाद जब कांग्रेस का गठन हो गया, कांग्रेस है जिसमें अंग्रेजी अफसर भी थे और भारतीय भी शामिल थे, तो जब दोनों का जब समावेश अलग अलग जगह अधिवेशन होना शुरू हुआ, तो जो कांग्रेस है उसने कैसे काम करना शुरू किया और क्या उसका रोल रहा भारत के लिए, मतलब अपने देश के लिए कितनी वो सफलता हासिल कर पाई? ये देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो यही था
प्रारंभ में कि समस्त भारतीयों की प्रतिष्ठा के रूप में हम काम करें और जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनको हम खुद देखें और उनको फिर ब्रिटिश सरकार के सामने हम रखें मांगों के रूप। छोटी छोटी भाई जैसे कि हमको अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, पदों में समानता की जाए, नौकरियों में सुविधा दी जाए, इस तरीके से मतलब कि जो सामान्य मांगी थी उनको रखा जाने लगा। तो ये चलता रहा करके समझिए आपकी 1885 से लेकर के 1905 तक इस तरीके का वातावरण बना रहा और ये मांगे रखते रहे। मगर इस बीच में अंग्रेजों का दमन चक्र भी चलता रहा, तो इससे लोगों के मन में ये भावना भी आई कि भाई हम केवल मांगे रख रहे हैं और इन मांगों से हमको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण घटना घट गई जिसको हम बंगाली विभाजन के नाम से जानते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो वायसराय था उसने बंगाल का विभाजन किया। उसके कारण ये कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसमें कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भी प्रांत सब में प्रदेश आता था, प्रशासनिक दिक्कत होती है, इसीलिए इसको विभाजित कर दिया जाए। परंतु निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके मन में ये भावना थी कि जो ये धर्म के अनुसार पर आबादी है, हिंदू और मुस्लिम, इनको अलग किया जाए। तो बंगाल में इसका बड़ा विरोध हुआ और इस विरोध ने राष्ट्रीयता की भावना को एक बार फिर से भर दिया लोगों के मन में और बंग भंग आंदोलन पूरा चला है। इसमें कि बहुत से लोगों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर से के लोगों ने, सबने इसमें बड़ा भाग लिया और वहां पर हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी कि हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल के विभाजन हुआ तो बंगाल में बड़ा भारी आंदोलन रहा। तो ये इस घटना ने भी पूरे देश में एक एकता की भावना का संचार किया और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि स्वदेशी का एक आंदोलन चलाया गया कि हम विदेशी चीजों का बहिष्कार करें और स्वदेशी को अपनाएं और जिससे कि हम आर्थिक स्थिति जिसको हम हमेशा से महसूस कर रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है उसको हम अपने सुधार सकेंगे। तो ये बंगाल का जो आंदोलन चला है इससे स्वदेशी की भावना को बहुत अधिक बलवान की मुखिया और भाईचारे की भावना को बहुत अधिक बढ़ाया है। तो इस भावना की तो जब बढ़ी है तो इससे अंग्रेजों को ये चिंता हुई कि ये भावना अगर बढ़ी तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाए थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उन्होंने शुरू से भी इस तरीके को थोड़ा बल दिया था कि उन्होंने मुसलमानों से सत्ता प्राप्त की थी, क्योंकि उस समय बहादुर शाह जफर को अगर हम लें तो भारत का बादशाह था। तो उनको और हिंदू जो है मतलब हिंदू शासन नहीं था यहाँ पर ना, तो इस तरीके से उन्होंने एक ये भावना भरने का प्रयास किया कि भाई जो है कि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया जाए। तो इस लक्ष्य से फिर जिसको हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहते हैं वो शुरू होती है कि फिर वो आग्रह किया जाता है कि भाई मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जो है वो मिले जा करके वायसराय से और वायसराय के सामने ये मांग रखे कि भाई हमको जो है हमारी संख्या के आधार पर नहीं बल्कि हमारी ब्रिटिश साम्राज्य को जो हमने आते किया उसके आधार पर हमको सुविधाएं दी जाए। तो इस लक्ष्य से आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिलता है, एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है और लॉर्ड मिंटो उसको आश्वस्त करते हैं कि हाँ ऐसा आपकी मांग सही है, मतलब ये और भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। तो उसके पश्चात जब ये 1909 का अधिनियम बनता है उस अधिनियम में उनकी स्थानों को सुरक्षित किया जाता है चुनाव के लिए। तो यहाँ से ये जो एक भावना शुरू होती है सेपरेट इलेक्टोरेट की जिसे हम कहते हैं कि ये शुरू हो जाते हैं जिसको हम डिवाइड एंड रूल कहते हैं, जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव की भावना बढ़े। तो इस तरीके से इसकी प्रारंभ होता है जिसकी कि बाद में और घटनाएं भी घटती गई। तो 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ, तो ये भी बात है। फिर अंततः इसका सबका परिणत जो है वो भारतीय विभाजन में हमको दिखाई देती है। जी, कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के एजेंट के रूप में बन गई, जिसको एक जहां देश के एक पक्ष रखने के लिए बनाया गया था वो अंग्रेज़ों के एजेंट बन गए, जो कि यहाँ से वहाँ का शायद जो कि भारतीयों के लोगों की आम बातों को वहाँ पहुँचाने की जगह सिर्फ एक ही तरफ की बातों को देश की जनता तक पहुँचा रही थी। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या कोई मत है? नहीं, देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच बना था, इसमें कोई दो राय नहीं। पढ़े
पढ़े लिखे लोग थे और अधिकांश वकील इसमें लोग थे, ये बात है। हाँ, ये जरूर था कि उनमें भी उनकी ये भावना थी कि अगर हम अपनी मांगों को बहुत ही वैधानिक तरीके से रखेंगे तो मानी जाएंगी। तो शुरू में कुछ हुआ भी ऐसा, मगर बाद में ये चीज प्रतीत हुई कि केवल ऐसा करने से काम नहीं चलेगा, कुछ हमको सख्ती भी करनी पड़ेगी। तो इसी बीच में जो है तिलक जैसे लोगों का भी उदय हुआ, अपने समाचार पत्र भी निकालने शुरू करे, केसरी और मराठा करके, तो जिसमें कि ऐसी भावनाएं व्यक्त की गई कि भाई हमको कुछ और वो होना चाहिए, मिलना चाहिए। और इसी बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये घट गई कि 1914 में जो है विश्व युद्ध शुरू हो गया, और विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय हमारी सहायता करें। भारतीयों ने तन मन धन से उनकी सहायता की, इसमें सब नेता भी सम्मिलित रहे। परंतु उस विश्व युद्ध के दौरान भी और उसके पश्चात भी जो अत्याचार भारतीयों पर किए गए, उसके कारण ये था कि एक विरोध की भावना बन होती है, क्योंकि जैसे सेनाओं की जबरदस्ती, सैनिकों की जबरदस्ती भर्ती की गई, और विशेषकर पंजाब आदि स्थानों से की गई वो, तो जो लोग नहीं चाहते थे किसी परिवार में एक ही युवा है उसको भी बाध्य किया गया कि भाई तुम सेना में आओ। तो परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि भाई एक युवा है वो जाए, तब तो आप उसको बाध्य कर रहे हो। तो इससे एक तरीके से वातावरण हुआ। तो कांग्रेस के अंतर्गत भी लोगों के मन में ये भावना आई कि भाई केवल हमको नरमी से काम नहीं लेना चाहिए, और ये अंग्रेज अपने हित में काम कर रहे हैं और उनको अपना हित लाभ चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गरम दल नरम दल का नाम करके आ जाता है कि कुछ लोग जैसे कि ये बाल गंगाधर तिलक है, लाल लाजपत राय है, विजन पाल है, बाल लाल और पाल कहा जाता है इनके लिए। तो ये लोग एक तरीके से इस गुट में आ गए। हालांकि ये घटना पहली ही भी है, क्योंकि इसी के कारण 1907 में कांग्रेस में थोड़ा विभाजन भी हुआ था। मगर मैं इसको यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि एक ये आपने सही कहा कि कांग्रेस की नीतियों से सब लोग संतुष्ट नहीं थे, और कुछ लोग दूसरी दिशा को जाना चाहते थे कि भाई हमको कुछ सक्रिय भी भागीदारी इसमें करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जी। तो सर, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो गया, यानी विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध था वो ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद भारतीय कंडीशन सबको मालूम है कि जिस तरीके से यहाँ से सेना में भर्ती कराए गए, जैसा आपने बताया अभी, तो उसके बाद गांधी जी का आगमन, जो भारत की राजनीति कहें या फिर यहाँ आंदोलन में उनका आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद कई और मूवमेंट भी इस बीच चलाए गए, जैसे कि एक जलियांवाला बाग जो मूवमेंट हुआ और दूसरा आपका खिलाफत मूवमेंट हुआ। तो ऐसे कई मोमेंट भी चले। तो गांधी जी का आगमन कब हुआ और इन पे उनका क्या योगदान था, जो आगे आगे जो मूवमेंट चलते रहे? ऐसा है कि गांधी जी 1916 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए। दक्षिण अफ्रीका में जो अहिंसक आंदोलन किया था, मतलब कि एक नए तरीके के लोगों को विरोध की बात छूटी थी कि कोई हिंसा न करते हुए हम जो है वो करें। तो उससे भारत में भी प्रभाव पड़ा था कि इस प्रकार से भी आंदोलन चलाया जा सकता है और ये हो सकता है। यहाँ पर जब आए तो लोगों को बड़ी आशा उनसे थी कि भाई ये भारतवर्ष में आए हैं तो कुछ करेंगे। तो इसी दौरान में ये बिहार में नील उत्पादन करते थे जो किसान, उनके साथ बड़े अत्याचार हुए। तो एक वहाँ के नेता थे राजकुमार शुक्ला, तो उनको पता लगा लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, तो वो लखनऊ गए और लखनऊ में जाकर के उन्होंने गांधी से भेंट की उस अधिवेशन में, और गांधी जी को ये चंपारण आने का आग्रह किया कि आप चंपारण आइए और चंपारण के किसानों की स्थिति को देखिए। तो उस समय जवाहरलाल गांधी जी चंपारण आए, और लोग भी तब तक गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। राजेंद्र प्रसाद जी, JB कृपलानी वगैरह, ये लोग उनके साथ जुड़ गए थे। ये सब लोग आए, इन्होंने वहां पर चंपारण के किसानों की स्थिति को देखा। तो गांधी जी ने तत्काल निर्णय लिया कि नहीं, ये स्थिति बहुत खराब है, और उन्होंने अब जो तरीका उनका अहिंसक था उसके अनुसार जो है उन्होंने आंदोलन भाषण किया। निश्चित रूप से सरकार ने इसको पसंद नहीं किया और गांधी जी को बंदी बनाया गया, गांधी जी को दंड दिया गया। गांधी जी ने कहा कि मैं दंड की राशि नहीं दूंगा और आपको जो करना है करिए। मजबूरी में गांधी जी को छोड़ना पड़ा। तो इससे गांधी जी की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी। फिर एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया, विचार विमर्श किया, और उनको जो राहत दी जा सकती थी वो किसानों को राहत दी। तो यहाँ से गांधी जी का चंपारण के मूवमेंट से एक ये भावना
आई कि जो उनका सत्य अहिंसा का प्रयोग है ये बहुत अच्छे ढंग से जो है ये काम कर सकता है, और ये भावना लोगों में आई। तो यहीं से गांधी जी की शुरू होती है ये लोकप्रियता, जिसे हम कहते हैं जनप्रियता हम कह सकते हैं, ये गांधी जी आए। इसके पश्चात एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये घटी जो चर्चा चल रही थी कि प्रथम विश्व युद्ध में योगदान किया गया, पंजाब ने बहुत योगदान किया, और लोगों को आशा ये थी कि शायद प्रथम विश्व के बाद भारतीयों को कुछ सहूलियतें जो हैं वो दी जा भी की थी कि कुछ होगा, तो लोगों को बड़ी आशा थी। परंतु इसके बदले में ये हुआ कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक तो इन्होंने कहा कि खिलाफत की बात की जाती है तो खलीफा का जो पद था अंग्रेजों ने, चूंकि अंग्रेजों के विरुद्ध वो लड़े थे तुर्की, तो उन्होंने जो है इसको कहा कि इसको मान्यता नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा एक रॉलेट एक्ट लागू किया गया जिसके अनुसार ये था कि किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है और उसको दंडित किया जा सकता है। बहुत संक्षेप में उसके बारे में कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट में न वकील, न दलील, न अपील, मतलब कि कुछ आप नहीं कह सकते, जो आपको दंड मिल गया उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहाँ तो भारतीय आशा कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमको कोई पुरस्कार मिलेगा और उसके बदले भी ये मेरा, तो इससे भी गांधी जी भी उद्वेलित हुए और सभी लोग उद्वेलित थे कि ये तो जो है ये बहुत गलत था। तो ये अप्रैल में ये हुआ कि भाई इसके लिए एक हड़ताल की जाए, और गांधी जी ने भी आह्वान किया कि भाई इसका तो विरोध करना चाहिए, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी को जो है उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी बीच में पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खिचलू, तो इनको भी नजरबंद किया गया ये पंजाब में। तो वो नेता इतने लोकप्रिय नेता थे कि जनता को लगा कि मतलब ये हमारे नेता, हम ये सरकार करना क्या चाहती है, अंग्रेज सरकार करना क्या चाह रही है। तो जगह जगह पर विद्रोह हुए, विरोध होने लगे पंजाब में, और उसमें ये हुआ कि निश्चित रूप से विरोध के दौरान में जो है भाई कुछ एक अंग्रेज मिशनरी महिला थी मिस शेरवुड, उनके साथ भी लोगों की धक्का मुक्की हुई, उनके साथ मतलब गलत व्यवहार हुआ। तो निश्चित रूप से अंग्रेज कुछ मारे भी गए, उसमें हिंदू भी मारे गए। तो 2-3 दिन तक इस तरह घटनाएं चलती रहीं। उसके बाद जो है जनरल डायर को वहां पर भेजा गया कि तुम वहां पर शांति स्थापित करो। तो जनरल डायर जो जब वहाँ पर आया है अमृतसर में, तो अमृतसर में उसने ये निर्णय ले लिया कि मुझको कुछ कार्रवाई गंभीर करनी है। इसी बीच में 13 तारीख को अप्रैल में पंजाब में पूरे भारत में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जो है वो बैसाखी का मेला लगा हुआ था, लोग वहां पर इकट्ठे थे, और जैसे गुनगुनी धूप वाला मौसम होता है पंजाब में, लोग अपना धूप खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, बैठे हैं, बच्चे महिलाएं सब। तो इसी बीच में वहां पर ये भी घोषणा हुई कि भाई यहाँ जनसभा होगी और नेता लोग भाषण करेंगे। उसके पहले उसने वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी थी जनरल ने कि कोई भी इकट्ठा नहीं होगा एक दिन पहले, और कोई भी इस तरीके का जुलूस जलसा यहाँ पर नहीं, और उसने पूरे शहर का दौरा भी किया था। पर दूसरी ओर से इस तरह की घोषणा हुई कि भाई यहाँ पर होगा, तो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। अब वहां पर जो घटना घटी वो बड़ी विभत्स घटना थी कि जितने सैनिक उसके पास उपलब्ध थे उनको लेकर के गया, जिसमें अंग्रेज भी थे, गोरखे भी थे, और भी थे, और उनको लेकर के गया, और वो जितनी भी उसके पास गोला बारूद था उसका उपयोग करके उसने वहां पर हत्याकांड किया। कितने लोग वहां पर मारे गए उस दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन, उसकी कोई भी सूचना मतलब कि प्रामाणिक संख्या नहीं है, मगर हजारों लोगों की वहां पर जब मृत्यु हुई, 1000 लोग है। इससे पूरे देश में एक आक्रोश का वातावरण फैला। हालांकि प्रारंभ में इस घटना को दबाया गया और इस घटना की जानकारी लोगों को नहीं मिल पाई, जैसे कि जहां जहां जिस प्रदेश में इसकी जानकारी फैलती चली गई तो वहां पर लोग आकर्षित होते चले गए और एक वातावरण पूरे भारतवर्ष में बन गया। तो गांधी जी को भी ये प्रतीत हुआ कि ये जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी नहीं है, अब हमको पूरे राष्ट्र में एक चेतना का संचार करना चाहिए। तो इस लक्ष्य से उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो खिलाफत का भी उसी में सम्मिलित किया गया कि भाई खलीफा के साथ जो आपने किया है अत्याचार किया है, और भारत में जो आपने ये रॉलेट लागू करके और खासकर जलियांवाला बाग का हत्याकांड करके जो घटना की है ये भी बहुत गलत है। तो तब उन्होंने कहा कि हम असहयोग करेंगे। हम तब उन्होंने अपील कर दी 1920 में कि जो है हम नौकरियों को छोड़ा जाए, सरकारी पदों को छोड़ा जाए, सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार किया जाए, और हम निर्वाचित जो लोग हैं अपने निर्वाचन के पदों को छोड़ दें। तो इस तरीके से हम हर तरीके से ब्रिटिश शासन का असहयोग करें। जब हम असहयोग करेंगे तो शासन काम नहीं कर पाएगा।
तो इस तरीके से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बड़ा व्यापक आंदोलन चलाइए और निश्चित रूप से बड़ा व्यापक इसका प्रभाव हुआ। और उसी पीरियड में बहुत रचनात्मक कार्य हुए। जो विद्यापीठ आप आज देखते हैं, जो सब विद्यापीठ लगभग उसी युग में स्थापित किए गए, क्योंकि ब्रिटिश तो संस्थाओं को हमको छोड़ना था, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पर। तो चाहे काशी विद्यापीठ है, चाहे आपका जामिया मिलिया है, ये सब जो है गुजरात विद्यापीठ है, ये सब उसी समय में स्थापित किए गए। और उसी समय उन्होंने विदेशी कपड़े के बहिष्कार की बात भी की कि भाई विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके खादी को अपनाइए। तो खादी का प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया। तो इस तरीके से पूरा एक जो असहयोग आंदोलन चला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इससे गांधी जी पूरे राष्ट्रीय पटल पर एक तरीके से आ गए हैं। तो सर, जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ये दो नाम हैं जिनके अपने अपने तरीके से आंदोलन के तरीके रहे। दोनों का योगदान आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। दोनों ने बहुत सारे संघर्ष किए। तो इन दोनों के जो योगदान को है किस रूप में देखते हैं और क्या समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा, महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा? नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। तो ये ऐसा है कि जब हम राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अनेक लोगों का उसमें योगदान रहा है और कई तो ऐसे अनाम शहीद हैं जिनको हम जान भी नहीं रहे हैं। तो जहाँ तक महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा कहते हैं हम, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने 3 आंदोलन चलाए, सभी लोग जानते हैं। महिलाओं को पहली बार आंदोलन में लाए, वो भी अपनी जगह पर उनकी बात है। तो एक बड़ा व्यापक प्रभाव उनका रहा और 1920 से लेकर के 47 तक का जो पीरियड है उसमें हम उनको कहीं न कहीं पाते हैं। ये भले ही कभी उनका भूमिका कम रही, कभी अधिक रही, परंतु वो हमको हर जगह पर दिखाई देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बात है कि वो निश्चित रूप से उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी और आईसीएस की परीक्षा से को पास करने के बाद उन्होंने पद त्याग किया था। तो निश्चित रूप से उनकी योग्यता विद्वत्ता में कहीं पर कोई कमी हमको नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं 2 बार। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पे युवाओं पर उनका बड़ा प्रभाव था और उनकी सोच में ये बात जरूर थी कि थोड़ा सा वो ये चाहते थे कि केवल नरमी ही न बरती जाए, जहाँ पर अगर आवश्यकता होती है तो कोई कड़े कदम उठाने हैं, वो भी हमको उसमें करना चाहिए। स्वदेशी के वो बहुत ज़बरदस्त पक्षधर थे, हिंदी के बहुत ज़बरदस्त पक्षधर वो रहे हैं। तो ये उनका योगदान बहुत ज़बरदस्त है। और फिर अगर हम आगे की बात में आए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और उनको ये प्रतीत हुआ कि भाई अंग्रेज़ों को हम अकेले नहीं हटा सकते हैं, तो हमको किसी विदेशी शक्तियों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जो विदेशी शक्तियां अंग्रेजों के विरुद्ध थी द्वितीय विश्व युद्ध में, जर्मनी, जापान, तो वहां पर छिप करके भाग करके गए हैं और नजरबंदी से भाग करके गए हैं वो। और वहाँ पर जा कर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जो कि पहले राज बिहारी बोस ने गठित कर रखी थी, उसका नेतृत्व उन्होंने लिया है और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही सक्रियता से कार्य किया है। और एक तरीके से अब ये कहेंगे कि पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा जो कहा है, तो जहाँ तक हम लोग की जानकारी है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही सन 44 में उनको कहा कि भाई आप, और ये कहा कि अब आप देश का नेतृत्व करिए, अब मतलब हम सब चाहते हैं कि आप उसमें आकर के हम लोग कार्य करें। तो और उसके पश्चात जो है 2-3 बातें और महत्वपूर्ण हैं। जय हिंद का जो नारा है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया, और जिन भारतीय द्वीपों पर उनका अधिकार होकर के जापान ने उनको सौंपे थे, उनका नाम उन्होंने शहीद और स्वराज रखा था, अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से पूरे युवाओं पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा। आज़ाद हिंद फौज पर उनका प्रभाव रहा। अच्छा, उनके नारे को आज कम याद करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया था। तो जो युवाओं में एक जोश भरने की बात थी, जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि उनका विचार ये था कि भाई थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना चाहिए जहाँ आवश्यकता हो, तो निश्चित रूप से प्रेरणा के रूप में उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। और आज भी उनकी जयंती को हम इसी प्रकार से मनाते हैं कि युवाओं के लिए उनके योगदान को महत्वपूर्ण। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पर वो योगदान है और उसमें कोई हम तुलना हमको मेरी दृष्टि में उसको नहीं की जा सकती है, क्योंकि अपने अपनी तरह पे दोनों स्तंभ हैं, दोनों हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के स्तंभ हैं और उनका अपना विचार कार्य क्षेत्र लग रहा है, ये बात दूसरी है। अब अगर हम दोबारा महात्मा गांधी जी की बात करें तो उनके बहुत सारे मूवमेंट चले इस बीच में। 1-2 तो आपने मुझे अभी बता दिए हैं
एक जलियांवाला बाग में हुआ। हाँ, तो वो देखिए उसमें ऐसा है कि असहयोग आंदोलन पर हमने बात की थी। तो असहयोग आंदोलन चला और पूरे भारतवर्ष में एकजुटता की भावना को लाए वो। अच्छा, उसमें ये हुआ कि खिलाफत का आंदोलन भी उसके साथ चलता रहा और हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके लड़ते रहे। खादी की लोकप्रियता उसी आंदोलन से हुई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है गांधी जी का। तो परंतु उसमें ये हुआ कि एक गोरखपुर में चौरी चौरा नाम एक जगह है, वहां पर फरवरी 1922 में कुछ पुलिस वालों को जनता ने जो है उनको जला दिया। तो ये निश्चित रूप से गांधी जी को लगा कि ये हमारा आंदोलन अहिंसक अब नहीं रहा, हिंसक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आंदोलन को खत्म कर दिया, बंद स्थगित किया, फिर बंद कर दिया। तो इससे कांग्रेस के लोगों में भी एक नाराजगी रही और अन्य आंदोलनकारियों में भी रही कि भाई ऐसी घटना हो गई थी तो उसको वो नजरअंदाज कर देते। तो गांधी जी का कहना यह था कि नहीं, अगर आंदोलन को अहिंसक रहना है तो अहिंसक ही रहना चाहिए। तो बाहर इससे जरूर एक थोड़ा सा धक्का जो है गांधी जी के आंदोलन को लगा। परंतु निश्चित रूप से जो असहयोग आंदोलन की देन है वो एकजुटता की और हमें स्वदेशी अपनाने की, खाद्य अपनाने की, वो अपनी जगह पर रही। जहाँ तक आप गांधी जी का और आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उसके बाद असल में घटनाक्रम काफी लंबे चलते रहे। अंग्रेजों का प्रयास भी रहा कि हमारी समस्याओं का समाधान करते रहें, हमें अधिक कठिनाई न हो। तो बीच में और घटनाएं भी घटती रहीं। फिर अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन नहीं किया और ये हुआ कि भाई भारतीय समस्या का समाधान हो। गांधी जी का कहना यह था कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर क्या किया जाए, हम कुछ न कुछ विरोध करेंगे। तो इसी के बीच में उन्होंने एक और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, जिसको हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, कि हम ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे। और उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान पर जाकर के नमक बनाया था और लोगों को प्रेरणा दी थी कि इस प्रकार से कानूनों को तोड़ा जाए। तो ये भी एक बड़ी भारी बात थी कि कानून को तोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना। दांडी मार्च के द्वारा लोगों को, भले ही वो एक नमक को आप बना रहे हो, परंतु कानून तो कानून है। आपको नमक बनाने का व्यक्तिगत रूप से अधिकार नहीं है। नमक आपको बाजार से खरीद करके प्रयोग करना पड़ेगा, भले ही आप समुद्र के किनारे पर रह रहे हो। मगर गांधी जी ने इसको किया। तो एक ये देखिए, गांधी जी के आंदोलन के प्रतीकात्मक महत्व बहुत होते हैं ना, कि एक प्रतीक है नमक। भाई मूल्य उसका यहाँ पर भी आप अगर देखें, मैं अगर थोड़ा सा स्मरण आ गया, आपने कहा देहरादून में यहाँ कोई खारा खेत जगह है यहाँ पर पास में, तो वहाँ पर यहाँ ये जो त्यागी रोड आप देखते हो, तो शर्मदा त्यागी यहाँ की नेता रही हैं और एमपी भी रही हैं वो। तो उन्होंने यहाँ पर जो है नमक बनाया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। समझ गए? तो इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एक चेतना को उन्होंने फैलाया था। तो ये महत्वपूर्ण अपनी जगह पर आता है। उस पर गांधी जी के आंदोलन को ही अगर हम ले इन चीज़ों को थोड़ा छोड़ दें तो गांधी जी का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है। जब उनको प्रतीत हुआ कि वार्ताओं से उनसे कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करके 8 अगस्त को एक बैठक हुई बम्बई में, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद जो है वो आंदोलन के हुआ कि आंदोलन किया जाएगा। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसमें चालाकी की। इस समय ये था कि गांधी जी के और कांग्रेस के लोग तैयार नहीं थे, ब्रिटिश सरकार तैयार थी। उन्होंने रातों रात सारे नेताओं को बंदी बना, सारे नेताओं को रातों रात मतलब जनता के सामने ये हुआ कि अब नेतृत्व कौन करे, क्या कार्यक्रम हम करें। तो गांधी जी ने कहा था करो या मरो। यही वाक्य लोगों को याद रहेगा कि करो या मरो। अब उस करो या मरो का हर एक ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला और पूरे देश में आंदोलन चला। अच्छा, इस आंदोलन निश्चित रूप से अहिंसा नहीं हुई, मतलब कि अहिंसक नहीं रह पाया। ये रेल की पटरियां तोड़ी गई, बिजली खंभे उखाड़े गए, तार तोड़े गए, एक तरीके से घटनाएं घटती रही इसमें। तो ये निश्चित रूप से अहिंसक नहीं रहा ये आंदोलन। और इसमें जो है बलिया में सरकार स्थापित की गई अपनी, और अंग्रेजों की हत्याएं भी हुई हैं इसमें बहुत सी। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना के विषय में जरूर कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो उनको बंदी बनाया गया था और बंदी बना करके उनको हजारीबाग जेल है बिहार में, वहां रखा गया था। उस जेल से दीपावली की रात को अपने कुछ साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण भाग के निकल गए थे और भाग के निकल करके वो किसी प्रकार से नेपाल पहुंचे थे और नेपाल जा करके उन्होंने एक आंदोलन को चलाने की कोशिश की थी। और बल्कि एक आज़ाद दस्ता नाम का एक दस्ता बनाया गया था जिसमें गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती थी लोगों को कि भाई किस तरीके से हमको करना है। हालांकि बाद में वो नेपाल में उनको
गिरफ्तार कर लिया गया जब्ता खान को, मगर वो एक अलग ही प्रकरण है। मगर निश्चित रूप से उनका या अरुणा असफ अली का या राम मनोहर लोहिया का, इन लोगों का 1942 के आंदोलन में बहुत जबरदस्त योगदान रहा है। तो गांधी जी का सतत जो है वो आंदोलन इस प्रकार से चले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसके बाद कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने कदम पीछे खींचे और भारत को छोड़ना शुरू भी कर दिया। अब आज़ादी लेकिन हमें 15 अगस्त 1947 में मिली। जब आज़ादी जब मिली उसके बाद भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत को आज़ादी के बाद एक नया दर्द झेलना पड़ा, अपने ही देश का बंटवारा झेलना पड़ा, जिसे पार्टीशन के नाम से जानते हैं। तो पार्टीशन के पीछे क्या कारण रहे और किन वजहों से पार्टीशन की ज़रूरत आन पड़ी? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए हमको थोड़ा इतिहास में पीछे लौटना पड़ेगा कि यद्यपि हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में हिंदू मुसलमान साथ हैं, ठीक है, मगर धीरे धीरे एक तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, तो उनकी विचारधारा थोड़ा सा भिन्न थी और ये बात कि गांधी जी के आंदोलन में लोगों की भागीदारी भी नहीं रही थी। तो ये भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी कि भाई हमको एक अलग हो सकते हैं हम। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में पाकिस्तान के नेता बने, पहले वहाँ प्रधानमंत्री बने, तो वो पहले कांग्रेस में ही थे और वो इसके बिल्कुल विरोधी थे कि इस तरह की कोई बात हो। मगर धीरे धीरे ये एक प्रतीत होने लगा कि, और जिन्ना ने बाद में कहा कि हमारा धर्म अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारे त्योहार अलग है, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये भावना एक तरीके से जोर पकड़ती गई और 1940 में लाहौर में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें ये मांग पारित कर दी गई कि भाई पाकिस्तान बनना चाहिए। तो उसके बाद से ये चीज़ जोर पकड़ने लगी कि भारत मतलब कि अगर स्वतंत्र होता है तो भारत को जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाले इलाके हैं उनको जो है अलग के देश मिले। उसका नाम पाकिस्तान दिया गया। वो एक रहमत अली थे, इंग्लैंड में पढ़ते थे, उन्होंने ये नाम दिया था। तो ये वो पाकिस्तान होगा। तो कांग्रेस वाले इसके सहमत नहीं थे। उनका कहना था, क्योंकि एक बात ये भी कही गई कि ये प्रचारित किया गया काफ़ी समय पहले से कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। तो कांग्रेस ने हमेशा कहा कि नहीं, हिंदुओं की संस्था नहीं, तो पूरे देश की संस्था है। और इसमें कई बार मुसलमान अध्यक्ष भी बने हैं। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिधि, बड़ी भारी संख्या में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। और 1916 में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हम एक हैं, ऐसा नहीं, और हमने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। मगर धीरे धीरे परिस्थितियाँ इसकी आती चली गई। ये प्रतीत हुआ कि ये साथ में, इसमें जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने आगमी घी का काम किया। जो डिवाइन रूल की बात आपने दी थी, उनको जिसकी नींव उन्होंने 1909 में रखी थी मिंटो ने, मॉडल मिंटो सुधारों के द्वारा, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर आई और उन्होंने भी थोड़ा इसको प्रेशर दिया। तो निश्चित रूप से इसको प्रेशर मिला। इसी बीच में प्रांतीय चुनाव भी हुए थे, प्रांतीय व्यवस्थापकों के। उसमें कहीं किसी की कांग्रेस की सरकार बनी, कहीं लीग की सरकार बनी। तो इन सब में जो है कुछ जहाँ जिसकी सरकार बनी तो वहाँ उसने अपने बल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रतीत हुआ कि भाई अब साथ रहना जो है वो कठिन हो जाएगा। वो एक बहुत लंबा और बड़ा पेचीदा प्रकरण है जो आप पूछ रहे हैं। हम केवल संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अंततः जो लोग नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, जैसे गांधी जी ने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, मगर गांधी जी को भी ये प्रतीत हुआ या कांग्रेस के लोगों ने उनको ये प्रतीत कराया कि अब ये साथ रहना संभव नहीं है और आज़ादी हमको लेनी चाहिए। ये भी विचार आता है और मिलता है कि भी कांग्रेस भी काफ़ी लंबे समय से एक आंदोलन करते करते, जिसे हम कह सकते हैं कि थक गई थी। तो ये था कि भी अब अगर कोई प्राप्त हो रही है तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। तो और केवल इसीलिए कि हम ना करें, तो अंततः जो है ये कांग्रेस ने भी निर्णय लिया कि हम विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं। अब चूंकि विभाजन थोड़ा जल्दबाजी में किया गया, इसका कुछ एक कारण और मैं थोड़ा सा संकेत देना चाहूँगा यहाँ पर। 1946 में एक घटना घटी थी कि फरवरी के महीने में नौसेना का विद्रोह हुआ था भारतवर्ष में। जितने बंदरगाह हैं, बम्बई से शुरू करके, बम्बई में, कराची में, आपके ये कलकत्ता में, ठीक है, और ये विशाखापट्टनम में, इन सब जगह पर विद्रोह हुआ था। तो अंग्रेजों को ये लगा कि जो घटना 57 में हुई है कि सेना हमारे हाथ से निकल रही है, वही चीज़ फिर से होने जा रही है। तो सेना को हम वायुसैनिक ने भी
विद्रोह किया था। तो अब हम इनको अपने अधीनता में नहीं रख पाएंगे, तो इतनी सेना हम भारतवर्ष में नहीं रख सकते हैं कि हम इनको ऊपर कंट्रोल कर पाए। तो इसलिए उनको भी ये लगा कि अब जो है इसको वो करना चाहिए। तो इसी के बाद जो घटना घटती है कि अंततः ये निर्णय होता है कि मार्च में 1947 में माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है वायसराय बना करके। और माउंटबेटन 46 वर्ष के युवा थे, तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट उनका था कि मुझे भारत के बारे में फैसला करना है। तो उन्होंने दोनों दलों के नेताओं से, जिन्ना से, कांग्रेस के नेताओं से सबसे मुलाकात करके, सबसे बात करके, और ये हुआ कि विभाजन होना है तो विभाजन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो कांग्रेस के नेता भी, मतलब कि पटेल भी, और या जो लोग पहले विरोधी थे, तो वो धीरे धीरे करके इसमें हुए। हालांकि दो लोग काफी समय तक इसका के पक्ष में नहीं रहे, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद और एक पुरुषोत्तम दास टंडन। ये दो नाम हैं जो कि नहीं थे तैयार, मगर अंततः पुरुषोत्तम दास टंडन तो अंत तक भी कहा जाता है कि तैयार नहीं हुए, मगर मौलाना अबुल कलाम आजाद को होना पड़ा। तो फिर ये हुआ कि भाई विभाजन किया जाए। विभाजन में निश्चित रूप से जो बात आपने कही है, ये कि थोड़ा सा उसकी एक योजना बहुत अच्छे ढंग से बन जाती, तो जो हम मतलब जनहानि इस दौरान में हुई है वो मतलब एक तरीके से बहुत शुभ लक्षण नहीं है और वो अच्छा नहीं है। उस जनहानि से बचा जा सकता था अगर दोनों ही दल या दोनों ही देश हो गए थे, वो जो कि जब आज़ाद हो गए तो भाई तो उसके बाद भी पॉपुलेशन का आदान प्रदान चलता रहा। अच्छा जी, और ये एकदम आपने दो क्षेत्रों को अलग कर दिया। लोगों की रिश्तेदारी, लोगों की परंपराएं सब एक दूसरे से मिली हुई हैं। अमृतसर, लाहौर एक तरीके से मिले हुए हैं, बंगाल में क्षेत्र मिले हुए आपस में वो है। तो वो एक जो विघटनकारी तत्व हुआ, उस विघटनकारी तत्व के कारण फिर एक कट्टा की भावना जो पैदा हुई कि अगर वहां पर ऐसा हुआ है, वहां पर ये हिंदू मारे गए हैं, तो यहाँ पर भी उसका प्रत्यार होना चाहिए। तो इस तरीके से जो घटनाएं घटी, इससे इसका स्वरूप बड़ा खराब हुआ है और निश्चित रूप से उसको रोका जाना चाहिए था। अब उसमें अब आज हम उसका वो करें तो नहीं, मगर जिन लोगों ने उसका नुकसान उठाया है वो निश्चित रूप से वो बहुत ज़बरदस्त नुकसान था। और फिर कितने परिवार इसमें बर्बाद हुए और कितने हताहत लोग हुए, कोई संख्या की जानकारी नहीं। और क्या क्या नाना प्रकार के अत्याचार हुए हैं महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उनका तो कोई लेखा जोखा है, मिलता है, पुस्तकों में है, परंतु वो चीज़ें ऐसी दुखद हैं, इतनी बीभत्स हैं कि उन पर अब केवल हम ये कहें कि भाई चूंकि वो हो गया तो हम उसको मान लें, परंतु उसको बचा जाना चाहिए था। जरा अपना कहना है ये। उन घटना के बारे में जो किताबों में उनका जिक्र है, आप बोल रहे हैं, उनके बारे में आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जब जैसे हम जैसे लोग हैं जिन्होंने कभी उस बारे में ना देखा ना थोड़ा बहुत किताबों में पढ़ा, तो बहुत ज़्यादा जिक्र कि पार्टीशन के टाइम पे हुआ क्या था असल में, इसका जिक्र में मिलता नहीं है, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए ऐसा है, पार्टीशन के समय में ये हुआ कि रेडक्लिफ के अधिकारी थे, उनको ये दायित्व सौंपा गया कि आप सीमा का विभाजन कर दीजिए। तो निश्चित रूप से समय कम था, मतलब यह समय अधिक दिया नहीं गया। तो मतलब एक व्यक्ति जिसको बहुत अधिक जानकारी ना हो, जो क्षेत्र में गया ही नहीं है, और वो मानचित्र को सामने रख करके और लाइन खींचते, ऐसा ही कुछ हुआ उससे। तो इसमें निश्चित रूप से ये हुआ कि आबादी इधर से उधर रह गई और सब फिर मादी आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन होना भी था, तो कोई और उसका तरीका सोचा जा सकता था। अच्छा, फिर ये है कि देखिए पाकिस्तान में भी हिंदू रह गए और यहाँ पर भी मुसलमान रह गए, तो कई लोगों का इसमें ये धारणा भी थी कि भाई अगर जो ट्रांसफर होना था तो पूरी पॉपुलेशन का होना चाहिए था। तो अब इन चीज़ों पर अब इस समय हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग इधर से उधर गए तो उनको बहुत अत्याचारों का सामना करना हुआ है। तो अब वो उस समय के संबंध में पिक्चरें भी बन गई हैं और पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, तो वो चीजें जगह पर हाँ वो प्रामाणिक हैं, परंतु वो निश्चित रूप से कि विद्यार्थियों को या तो हम केवल ये कह सकते कि विभाजन की जो दुखद वो है उसमें कितनी जाने गई, कितना क्या हुआ, तो ये निश्चित रूप से पढ़ने का विषय होना चाहिए। परंतु इसलिए भी शायद उसको नहीं रखा गया कि उससे जो है आपसी कट्टा जो है वो और बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज ऐसी दुखद हो गई है कि जिसको अब हम लौट के सुधार नहीं सकते। तो इसीलिए उसको बहुत ज्यादा वो नहीं किया जाता, हम केवल उसको
वो कर देते। नहीं तो अगर वैसे आप सोचें तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ हम झंडा फहरा रहे हैं 15 अगस्त को, और दूसरी तरफ जो है कत्लेआम हो रहा है। और इवन स्वयं हमारे महात्मा गांधी जो हैं वो कलकत्ता में नोअखा और जगहों पर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिसको संतुष्ट कर पा रहे हैं। बाकी यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, 1947 के दिन जब आकाशवाणी कलकत्ता के जो वो था, एक संवाददाता था, उसने महात्मा गांधी से पूछा कि आपको आज क्या कहना है, तो गांधी जी ने कहा था मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और उसके पहले एक बार उन्होंने ये कहा था कि अब किसी को मेरी आवश्यकता नहीं रह गई है, अब किसी को मेरी आवश्यकता नहीं रह गई है। और बल्कि कि उन्होंने ये भी कहा था कि अब तो जो है मैं चाहता हूँ कि मैं संसार से चला जाऊं और जाते समय मेरे मुंह से जो है भगवान का नाम निकले। इस तरह की मतलब प्रमाण भी हैं, लोगों के लेख हैं, उनमें ये चीजें मिल जाती हैं। तो अब हम ये कहें कि तो निश्चित रूप से गांधी जी भी बहुत हताश थे। बल्कि ये कहा जाता है कि जब ये पार्टीशन हो गया है तो लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे, ये दोनों लाहौर में गए। तो लाहौर में एक महिला ने इनसे कहा, जवाहरलाल से कहा, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है वो, कि क्या हमारे घरों में बंटवारे नहीं होते हैं, क्या हमारे घरों में बंटवारे नहीं होते हैं, क्या तुम उस तरीके से बंटवारा नहीं कर सकते थे जिस तरीके से घरों में बंटवारा होता है। उस महिला की पीड़ा थी कि बंटवारा हुआ तो होता है, घरों में होता है, मगर आप लोग इतने बड़े नेता हो, आप लोग उस तरीके मतलब ये उस समय की भावना को बताता है कि जो एक आदमी सोच रहा था, आम आदमी सोचता था। क्योंकि मिले ये लोग जा करके तो लोगों ने इनको अपनी तरफ घसीटा और कहा कि क्या हो रहा है, लाखों लोग इधर से उधर मर रहे हैं, लाशों से भरी गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो महिला ने ये वाक्य कहा। महात्मा गांधी जी और इनका जिन्ना का जिक्र आता है तो एक बात कई बार लोग कहते हैं कि जब जिन्ना और जो महात्मा गांधी है जब ये बात कर रहे थे तो इसमें एक वाक़या है कि जो नेहरू जी हैं उनकी ज़िद थी कि वो प्रधानमंत्री बने। कई बार कहते हैं लोग कि प्रधानमंत्री बनने की ज़िद अगर नेहरू जी नहीं करते तो शायद जिन्ना देश के प्रधानमंत्री होते और भारत का विभाजन नहीं होता। देखिए ऐसा है, ये तो एक तरीके से ऐसा है कि कहा जाता है, जो बात आप कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव कहीं पर आया कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो जवाहरलाल उसके लिए तैयार नहीं हुए, ये एक बात कही जाती। मगर निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई समाधान नहीं, क्योंकि जिन्ना की मृत्यु तो बहुत जल्दी हो गई उसके बाद। हाँ, अगर मान लीजिए वो प्रधानमंत्री, मतलब ये एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिस पर कि मैं समझता हूँ बात करने के कोई महत्व नहीं रहता है कि क्या होता और क्या नहीं होता, अब कौन कितना नाराज होता है, कौन कितना संतुष्ट होता है इस स्थिति से, ये भी हम अब इस स्थिति में आकलन नहीं। हाँ, कहा जाता है, जो बात आपने कही है ये हम लोगों ने भी इसको पढ़ा सुना देखा है कि भाई इस तरीके से क्या प्रस्ताव भी आया था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था। मगर अब इन चीज़ों की मैं कम से कम इस समय जो है प्रामाणिकता को वो नहीं कर सकता, संभवतः प्रामाणिक हो ये, मगर इस तरीके से मैं नहीं कह सकता ये है, क्योंकि ये एकदम हाइपोथेटिकल, जैसे मैंने कहा, ये काल्पनिक प्रश्न है कि ऐसा होता तो क्या, तो उस चीज़ पर तो नहीं कहा सकता। निश्चित रूप से ये है कि भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर हम स्वतंत्रता की बात जैसे आपने शुरुआत में कहा था तो मैं उसको इस तरीके से कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता की जो भावना है वो सतत रही है और रहनी चाहिए, देशभक्ति की भावना हमेशा रहनी चाहिए और देश के कल्याण की भावना। अब हम जिस स्थिति में हैं, अब हमको एक भारत का नवनिर्माण का जो कार्य चल रहा है उस नवनिर्माण के कार्य में हमको योगदान करना चाहिए, और इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि हमको इतिहास से सीख लेनी चाहिए कि जो घटनाएं पूर्व में हुई हैं वो घटनाएं दोहराई न जाए। अच्छी घटनाएं दोहराई जाएं तो अच्छी बात है, पर जो घटनाएं जो हमारे मन में कटुता को पैदा करते हैं, क्लेश को पैदा करते हैं, मानसिक संताप को पैदा करती हैं, उन घटनाओं को दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो ये कि निश्चित रूप से कोई भी समाज हो उसमें जितनी समरसता रहेगी देश और राष्ट्र जो है उतनी ही उन्नति और अग्रसर हो सकेगा, ये सब मेरा मानना है। जब प्रधानमंत्री का जिक्र आता है देश के पहले प्रधानमंत्री का, तो कहा जाता है और टेक्स्ट बुक्स में भी ये लिखा हुआ है कि जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको प्रधानमंत्री बनाए जाने पे सबकी सर्वसम्मति हुई थी,
लेकिन नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया और आज भी अगर राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो इसको कई बार उठाया जाता है इस मुद्दे को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर ये तो देखिए प्रमाणित चीज है और पुस्तकों में उपलब्ध है। और कि जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां थी, उनमें से अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया था प्रधानमंत्री के लिए, और कुछ ने जहां तक मुझे इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी दिया था, और संभवतः नेहरू जी का नाम किसी प्रांतीय समिति ने नहीं दिया था। परंतु महात्मा गांधी ने नेहरू जी का चयन किया और घोषणा की, और वातावरण ऐसा था कि गांधी जी के प्रति एक ऐसी निष्ठा थी, और वल्लभ भाई पटेल का एक तरीके से आप कहिए कितनी इज्जत तो करते थे कि वो इसका विरोध नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने उस निर्णय को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भाई जवाहरलाल नेहरू ही जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि बाद में इस बात को भी कई लोगों ने स्वीकार किया कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो संभवतः जिन अनेक समस्याओं का सामना हमको करना पड़ा, उनको हमें सामना न करना पड़ता, क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ही स्पष्ट थी, उनकी बहुत स्पष्ट नीति थी, और अन्य चीजों पर भी मतलब एक जनता से जुड़े हुए थे, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से वो भारतीय का पुट जो है उनके किसान परिवार चाहते थे, तो उनमें हमको देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू में एक अंग्रेजियत का पुट था, ये कहा जाता है। तो इसलिए ये बात जो आपने कही कि अपनी जगह पर सही है कि ऐसा होना चाहिए था, परंतु वो महात्मा गांधी की जो भी इज्जत थी, जो भी इसके कारण किसी ने उनका विरोध हो उस समय नहीं किया था। और उसके परिणाम क्या होते वो फिर वही प्रश्न आता है, जिस पर हम लोग नहीं कह सकते। भारत के वासी होने के नाते अगर उस समय पर आप होते, आप हिस्टोरियन हैं तो आपने बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ी हुई है, बच्चों को पढ़ाई है, तो उस नाते आपको क्या लगता है अगर उस समय पर क्या सरदार वल्लभ भाई को चुना जाना चाहिए था? नहीं, निश्चित रूप से चुना जाना चाहिए था, चुने गए थे वो तो। भाई अगर आप प्रांतीय कार्य समितियों के निर्णय को देखें तो वो तो उसमें कोई वो है ही नहीं, वो तो चुने गए थे, कुछ अधिकांश जगह से उन्हीं का नाम आया है। बल्कि अगर आप ये मेरे ख्याल में गांधी पिक्चर में भी इस चीज़ को दिखाया गया है, हालांकि पिक्चर है में जो उसको उल्लेख नहीं करना चाहिए, मगर और ये तो प्रामाणिक है, ये तो पुस्तकों में भी मिलता है सब जगह पर जैसा हुआ था। तो निश्चित रूप से जिसको सब लोग चाहते थे, आज भी हम कोई निर्णय करते हैं तो बहुमत से करते हैं, ठीक है, तो बहुमत का निर्णय जो था वो होता तो निश्चित रूप से देश का उसमें लाभ होता। मेरा भी यही मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर जो है चर्चा की, और हमें तो यही हमारी कामना रहती है कि जो देश का युवा है या हर व्यक्ति है वो देश के इतिहास को जाने, और उसे जो प्रेरणा हम ले सकते हैं अपने महापुरुषों से, उनसे जो त्यागियों बलिदानियों से, वो हमको लेनी चाहिए। और जैसे यहाँ पर जो वार्ता हुई तो इसमें क्रांतिकारियों का उल्लेख हम नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से हर एक का, क्योंकि बड़ा विशद विषय है ये, इसको इतने कम समय में समेटना बहुत वो है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का जो नाम है या नाम है जिसको अब नहीं ध्यान रहे हैं, उनका योगदान बहुत अधिक रहा है, कि गुप्त क्रांतिकारी जो रहे उनका तो कहीं पर उल्लेख भी नहीं है बहुतों का। तो निश्चित रूप से सबके प्रति हमको आदरणीय होना चाहिए, और उसी का ध्यान हमको करके देश के नवनिर्माण में अपने योगदान को करना चाहिए, और सभी के प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो देश के लिए समर्पित हुए हैं। तो जैसा आपने अभी प्रोफेसर सर से सुना, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो शायद हम अमूमन किताबों पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सुनते हैं तो हमारे जहन में भी रहती है, और हमें ये भी मालूम होता है कि आज़ादी इतनी सस्ती नहीं थी। इस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई घर बर्बाद हुए, और पार्टीशन का जो दंश देश को झेलना पड़ा वो भी किसी दर्द से और किसी काले पन्ने से हमारे देश के इतिहास में कम नहीं है। तो ऐसी ही जानकारी के साथ अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी, और अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही वीरों के बारे में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया किसी एक एपिसोड में, तो कमेंट बॉक्स पर भी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।